गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ के बारे में बता दीजिए। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा आवाज़ आ रही है क्या। उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है ना? चलिए ठीक है। कल की लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया था, एनर्जी पर यूनिट लेंथ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एनर्जी पर यूनिट लेंथ तक किया था। और एनर्जी पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो कितनी आई थी? dE/dx की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? वो आई थी म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। फिर ओमेगा को आप लोगों ने याद कीजिए 2πf, यानी हम लोगों ने लिखा था 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। इसके बारे में बताया था और इस पेज के बारे में भी बताया था। ठीक है, ये आप लोगों को आइडिया होगा कि कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ आप लोगों को पता चल गया था। अगर आपको एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालना है तो इस हिसाब से आप निकाल सकते थे। ये टर्म बोला था ये कांस्टेंट होगा, और ये टर्म ये वेव के अकॉर्डिंग होगा, ये भी वेव के अकॉर्डिंग होगा। अरे आवाज आ रही है क्या? एक मिनट में खुद ही चेक कर लेता हूँ। तुम लोग तो बोलोगे बोला था ये कांस्टेंट होगा, और ये टर्म। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। ओके, आज हम लोग बात करेंगे पावर की। तो पावर क्या होता है अगर तुम ध्यान से देखो तो पावर होता है dE/dt। अगर तुम ध्यान से देखो तो dE/dt होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पावर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें। अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो dE/dt, और हम लोग इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं dE/dt dx इंटू dx/dt। अच्छा, dx/dt क्या होगा? वेव वेलोसिटी, क्योंकि x डायरेक्शन में चेंज क्या हो रहा है? एनर्जी का स्पीड। तो ये हो जाएगा आपका dE/dt। आप लोगों को पहले से पता है। dx/dt ये क्या है? ये आपका वेव वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक और अच्छा सा फॉर्मूला आ गया कि पावर को आप लिख सकते हो, पावर के बारे में लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप वेलोसिटी इसको 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर, ध्यान से देखिए। उसके बाद लिख सकते हैं, अच्छा म्यू स्क्वायर नहीं था, म्यू था ना ओनली। अच्छा, यहाँ म्यू स्क्वायर नहीं था, म्यू स्क्वायर नहीं था बेटा। ए स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो ये हो गया पावर। ध्यान से देखिए, पावर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। हाँ, एनर्जी आपका ज़्यादा, एनर्जी ये सब जो टर्म्स है ये सब ज़्यादातर एडवांस में आपको काम आएगा, मेंस में उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेंस में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये तो पता होना चाहिए कि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होता है, और जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, पावर का क्या मतलब होगा? यहाँ पे पावर का क्या सेंस होगा? पावर का मतलब ये होगा, अगर तुम ध्यान से देखो कि वेव को चलाने के लिए पर सेकंड आपको कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे अगर ये रस्सी है, अगर मैं इसको एक बार एनर्जी देके एक्सीलरेशन करा के छोड़ दूं तो सिंपल सी बात ये कुछ देर बाद रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करनी पड़ेगी रस्सी में, तभी उसमें वेव मेंटेन रह पाएगा। इस तरीके से जो एक्सीलरेशन से वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो अगर आपको ये बताना है कि पर सेकेंड, या आप ये समझ सकते हो कि एक्स डिस्टेंस पे t टाइम पे किसी पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिल रही है, तो वो इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। तो
तो हम लोग यहाँ से एक चीज तो देख सकते हो, ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन जब भी इस तरीके वेरिएबल चीजें आएंगी तो हम लोग पी एवरेज निकाल सकते हैं। तो पी एवरेज इसका निकालोगे तो बताओ पी एवरेज क्या हो जाएगा। अगर तुम्हें याद होगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से आप बोल सकते हो पी एवरेज ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल एनर्जी अगर टोटल टाइम है तो इसको लिख सकते हो पी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी। समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है हम कौन से टाइम इंटरवल की बात करेंगे, एक पूरे ऑक्सीलेशन में, और एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगता है, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा, और ये भी हो गया 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा। इस पूरे इंटरवल में अगर हम लोग, ये हो गया टोटल एनर्जी, क्योंकि देखो पावर होता है डी बाई डी टी, अगर आपको याद हो। तो आप लोग टोटल एनर्जी अगर निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पी डी टी। तो आप एक पूरे इंटरवल में टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी वो आप निकाल लो, अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ये आपका पी एवरेज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना तो पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। तो पी एवरेज की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2f स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू बी। तो मतलब पी एवरेज की वैल्यू ये होगी, ये आप याद रख सकते हो। मतलब एवरेज पावर आपको इतनी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एक ऑक्सीलेशन में एवरेज इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। एक ऑक्सीलेशन, जैसे आप अपने हाथ को एक बार ऑक्सीलेट किए तो इस पूरे ऑक्सीलेशन के दौरान इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपका वेव मेंटेन रह पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो, ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो कि पी एवरेज का क्या मतलब होता है। पी एवरेज का मतलब यही होता है रस्सी में वेव को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एक ऑक्सीलेशन में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या एवरेज पावर हर एक पार्टिकल का सेम होगा। मुझे लगता है एवरेज पावर हर एक पार्टिकल का सेम होगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो वेव में हर एक पार्टिकल को उतनी ही एनर्जी मिली होगी जितनी दूसरे ने ट्रांसफर की होगी। तो ओरिजिन के पार्टिकल को जितना आप एक ऑक्सीलेशन में एवरेज पावर दिए होगे उतना ही दूसरे ने तीसरे में ट्रांसफर की होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से देखिए, अगर ये एक वेव है तो सभी पार्टिकल का एवरेज पावर बराबर होता है। ये सभी पार्टिकल्स को मैं सिंबॉलिक कर रहा हूँ, तो सभी पार्टिकल्स का एवरेज पावर बराबर होता है, ये याद रखिएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, सभी पार्टिकल्स का एवरेज पावर बराबर होता है। एवरेज पावर का मतलब आपको समझ में आया होगा, एवरेज पावर का क्या मतलब होता है। ठीक है सर, वेव की डीबीपी देना एंड एसडब्ल्यू भी देना। ठीक है, आज डीबीपी सेंड कर दूंगा, अभी क्लास के बाद आप लोगों को डीबीपी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो एवरेज पावर का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि पर्टिकुलरली वेव को मेंटेन करने के लिए जो आपकी रस्सी में वेव बन रही है, या किसी भी, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि ये ओनली इसी वेव के लिए वैलिड हो, वेव एंड स्ट्रिंग के लिए वैलिड हो, नहीं, ये आपका सभी वेव के लिए वैलिड हो जाएगा। अभी हम लोग बात करें तो ये सभी वेव के लिए वैलिड हो जाएगा। अच्छा समझ रहे हो, ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडिया हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इंटेंसिटी क्या होता है, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो रस्सी के हिसाब से देखा जाए तो ये रस्सी है, तो रस्सी इस तरीके से, रस्सी में एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होगा, इस एरिया के थ्रू हो रहा होगा। अगर तुम सोचो तो एनर्जी इस रस्सी के अंदर इसी एरिया के थ्रू तो जा रही है, रस्सी कुछ मोटी होगी, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसी के थ्रू तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा होगा। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अगर आपको याद होगा तो इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, सी ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, कोई किसका, रस्सी का, रोप का। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो अगर इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो आप बोल सकते हो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या एक्स कोमा टी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको ऑलरेडी पता था, देख लो ना, ये आपका पावर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी कोमा एक्स आपको पहले से पता था। तो यहाँ से अच्छा एरिया को, एरिया और एम्पलीट्यूड, यहाँ मैं एरिया ही लिख देता हूँ क्योंकि एम्पलीट्यूड और एरिया ये वाला को आप कंफ्यूज कर लीजिएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको एरिया ही लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर भी इंटू कॉस ओमेगा टी
प्लस के एक्स प्लस 5। तो ध्यान से देखिए अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एरिया। दिस इज द इंटेंसिटी। लेकिन ये एरिया किसका है, रस्सी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, रस्सी को अगर कट करो तो ये वाला एरिया रस्सी का, समझ रहे हो। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूटा, म्यू भी होगा ना, यहाँ म्यू भी होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, म्यू अपॉन एरिया की बात करें, म्यू अपॉन एरिया की बात करें, रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो म्यू को लिख सकते हो मास अपॉन लेंथ इनटू एरिया, यही तो है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है मास इनटू वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिए मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी ऑफ रो, डेंसिटी ऑफ रो। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि म्यू अपॉन एरिया को हम कुछ डेंसिटी ऑफ रो लिख सकते हैं। तो मतलब इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी आपका आ जाएगा 4 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर v इंटू डेंसिटी ऑफ रो इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। तो ध्यान से देखिए ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से एवरेज अगर आप इंटेंसिटी की बात करें तो एवरेज इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, पी एवरेज अपॉन वही एरिया आता तो वो आपका कितना होता है, अगर लॉजिकली सोचिए तो ये आ जाएगा आपका, या आप तो इससे निकाल लो, या तो आपका इसका एक्सप्रेशन पता है, आप इसका एवरेज ले लो। तो ध्यान से देखिए जब इसका एवरेज लीजिएगा तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो हाफ आता है। तो लॉजिकल बात है कि ये आपका हो जाएगा 2 पाई एफ स्क्वायर उसके बाद ए स्क्वायर वेलोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ रो, ये आपका एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये चीज है, मतलब इंटेंसिटी जो है, एवरेज इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो देख लीजिए इतनी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा अगर मीडिया सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाता है, यानी अगर वेव एक ही मीडिया पे ट्रेवल कर रहा है तो लॉजिकल बात है। और अगर आप कोहेरेंट सोर्स बोल देंगे तो कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो इसलिए अगर हम बोल दें कि सोर्स कोहेरेंट है साथ साथ एक ही मीडिया में जा रहा है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्योंकि देखो अगर मीडिया सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो और कोहेरेंट सोर्सेस है मतलब मीडिया सेम होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए, तो आपका इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही चीज आप लोग वेव ऑप्टिक्स में यूज करते हो। तो एक बात बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, 2 पाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा ना, पाई स्क्वायर आएगा ना, देखो ना हर जगह पाई स्क्वायर होगा। तो ये देख लेना कहीं गलती से कुछ मिसिंग उसिंग ना हो गया हो, तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कोई गलती ना किया हो। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिए, इंटेंसिटी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। अगर यही चीज आप साउंड में पढ़िएगा तो ये डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर क्या ये कब कंडीशन के लिए वैलिड है, अगर मीडिया दो वेव है उन दोनों का मीडिया सेम है और दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है तो उन दोनों का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। चेक कर लीजिए और बताइए, अगर नोट कर लिए तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा।
अच्छा, ये जो ब्रैकेट आप ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ये सिंबल होता है एवरेज का, समझ रहे हो? तो कई लोग मत सोचना ये क्या लिखे हैं, तो ये एवरेज का सिंबल होता है, एवरेज का। एसी में आप लोगों ने देखा होगा, अल्टरनेटिंग करंट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? किसी को कोई डाउट है? एक बार सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिए। कभी भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। 3-4 फॉर्मूले क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं du/dx को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर तुम ध्यान से देखो तो du/dx की वैल्यू लिख सकते हो किसी भी वे, du/dx की वैल्यू लिख सकते हो t/2 dy/dx का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। और dk/dx हमारे लिए आया था, ये आया था, कितना आया था भाई? ये आया था μ/2 dy/dt का स्क्वायर, दोनों एक ही आ गया था अगर तुम ध्यान से देखो। अच्छा, इसी तरीके से पावर को लिख सकते हैं, पावर पर यूनिट लेंथ। पावर की अगर वैल्यू देखी जाए तो पावर की जो वैल्यू आएगी ना, पर यूनिट लेंथ में नहीं आती। पावर जो आएगा तो वो आता है, ध्यान से देखिएगा, t/2 इंटू del y del x इंटू del y del t। ये याद रखिएगा, ठीक है? यहां से आप निकाल सकते हो, करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। t/2 नहीं होगा, t ही होगा। पावर का फॉर्मूला ये आ जाएगा। किसी भी वेव के लिए आप पावर ये लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, और ये हो सकता है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपको कुछ याद नहीं रखना है तो इतना याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने तो और भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म आपको बताए थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है क्या? ठीक है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बात याद रखिएगा। इस पार्ट से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, और ये पार्ट ऑलरेडी आपको साउंड वेव में भी दोबारा आने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो किस तरीके के क्वेश्चन आपने किया होगा, याद कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस 4q चार्ज है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक ने दूसरे, इस पे जितना फोर्स लगाया, इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स इसमें जो होगा, सभी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल इस पे जितना फोर्स आएगा, उस जितना फोर्स लगाएगा, इस पे जो एफ नेट आएगा, इसका जो एफ नेट आएगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम हो जाएगा। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ने, इस पे जो नेट फोर्स का सम आएगा, इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल इसमें जो फोर्स लगा रहेगा उन सबके सम के बराबर आएगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। अगर आपको याद होगा, सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोज कर जाता है। मतलब अगर इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ तो मतलब ये है, अगर मान लो एक पार्टिकल है, उसको किसी एक सोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट x1 दिया गया है, इसी तरीके से दूसरे सोर्स के कारण इसको डिस्प्लेसमेंट x2 दिया गया है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेगा कि इसका x नेट जो होगा वो x1 प्लस x2 का वेक्टर सम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर वेक्टर है तो वेक्टर सम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऑलरेडी आप लोगों को कहाँ पे पता है, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। ये अगर आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आप लोगों को पता होगा कि इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स ने इस पे जितना फोर्स लगाया था, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, उन सभी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल जो ने फोर्स लगाया था उनका वेक्टर समेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे तो ये बोल सकते हो, एक ने अगर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 कराया, दूसरे ने x2 करवाया, तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 का वेक्टर सम हो जाएगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एड अप हो जाएंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है
तो माइनस हो जाएंगे। तो फोर्स के लिए भी आप समझ सकते हो ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ है नहीं, एक तरीके से वेक्टर सम ही होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो वेक्टर सम होता है और कुछ होता नहीं। अब वेव में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अब जैसे एग्जांपल के लिए समझना, मान लो ये एक पार्टिकल है, मीडियम का एक पार्टिकल है, यहां से एक वेव आई और यहां से एक वेव आई। तो ध्यान से सोचना, अगर एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, मान लो कि इस वेव का सोर्स यहां पे था, इस वेव का सोर्स यहां पे था, तो सिंपल सी बात है इस वेव को 2 SHM मिल गया। अगर ध्यान से देखो तो इस वेव को 2 SHM मिल गया। तो ध्यान से देखो, ये आपका S1 सोर्स है, ये आपका S2 सोर्स है। ये जो मीडियम का पार्टिकल है इसको 2 SHM मिल गया। SHM का मतलब क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के अबाउट वो ऑक्सीलेट कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगर तुम ध्यान से देखो, इसके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर y1 हुआ होगा तो इसके कारण उसी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट y2 हुआ होगा। तो अगर मान लो कि इसका इस वेव का इक्वेशन दिया हुआ है a1 sin ओमेगा टी प्लस ऑफ kx प्लस 5 सपोज दैट, और इसका वेव का इक्वेशन दिया हुआ है a2 sin ओमेगा टी प्लस kx प्लस 5 ऐसे दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए, अगर ये पार्टिकल सोर्स से x1 डिस्टेंस पे है और ये आपका सोर्स से x2 डिस्प्लेसमेंट पे, तो इस वेव के कारण इस पार्टिकल का जो SHM का इक्वेशन आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से सोचो तो पहला SHM का इक्वेशन आएगा, मतलब इस सोर्स पार्टिकल, अगर इस वेव के अकॉर्डिंग देखें तो अगर वेव इक्वेशन आपको पता है तो x1 डिस्टेंस पे सैचुरेटेड पार्टिकल का आप SHM का इक्वेशन बता सकते हो। तो इसका पहला जो, अगर तुम ध्यान से देखो, SHM का इक्वेशन आ जाएगा a1 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ kx1 प्लस ऑफ 5। ध्यान से देखिए, अगर हम वेव इक्वेशन में x को फिक्स कर दे तो उस पार्टिकल का SHM का इक्वेशन, ये तो इस वेव के अकॉर्डिंग है। अगर इस वेव के अकॉर्डिंग देखो तो इसमें SHM का इक्वेशन क्या आ जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा a2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ kx2 प्लस ऑफ 5। अच्छा, SHM का इक्वेशन क्या बताता है? वो ये बताता है t इक्वल्स टू t टाइम पे वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, मतलब वो असल में मीन पोजीशन से डिस्टेंस को बताता है t इक्वल्स टू t पे, मतलब डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताता है। तो मतलब एक तरीके से सोचो, इस वेव ने इसको, मान लो कि इस वेव ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिलाया y1 और इस वेव ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिलाया y2, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि इस पार्टिकल का जो y नेट आएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2। यही तो होगा अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अरे SHM का क्या मतलब होता है? SHM का मतलब होता है कि ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ऊपर गया, और इसके हिसाब से ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, यही तो मतलब है। ऊपर गया या नीचे गया ये तो डिपेंड करेगा। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पे क्या होगा? y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होगा। सिंपल सी बात है, y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होगा। हम लोग सिंपली मानते हैं कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन पे हो रहा है, एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। मतलब अगर y1 इसको डिस्प्लेस ऊपर की ओर करा रहा है तो हो सकता है y2 जो है इसको डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर कराए या नीचे की ओर कराए। मतलब हमको इसको एंगल उंगल लेके नहीं लेना पड़ेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। हम इस तरीके से मान रहे, समझ रहे हो ना? अगर मान लो कि ये नीचे की ओर करा रहा था तो ये y1 माइनस y2 हो जाता, अगर ऊपर की ओर करा रहा था तो y1 प्लस y2 हो जाता। इस तरीके से हो रहा है, हम ये चीज मान रहे हैं। और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इस तरह का वेव को हम लोगों ने चूज किया है कि दो वेव इस तरीके से हैं जहां एक पॉइंट पे मिल रही है, एक मीडियम पार्टिकल पे मिल रही है, जहां पे कि इन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। ऐसी वेव जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब ओमेगा ओमेगा सेम होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी सेम है। अरे ओमेगा सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि ओमेगा होता है 2πf। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर आपको पता है ये एक SHM है, ये एक SHM है, क्या आपको SHM को ऐड करने के लिए आता है? याद कीजिए, एडिशन ऑफ 2 SHM में आप लोगों को बताया था, आज की क्लास के लिए ही बताया था। याद कीजिए, SHM की लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एडिशन ऑफ 2 SHM बताया था। तो y नेट को आप क्या लिख सकते हो? अगर तुम लॉजिकली सोचो तो y नेट को लिख सकते हो a1 ऑफ साइन
ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स वन प्लस ऑफ फाइव वन, ध्यान से देखो, प्लस ऑफ ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स टू प्लस ऑफ फाइव टू। अब इस एस एच एम को दो एस एच एम है, असल में इस पार्टिकल को दो एस एच एम मिल सका है। तो एक बात बताइए कि इन दोनों एस एच एम का एडिशन क्या होगा, एक एस एच एम ही होगा। तो इन दोनों का एस एच एम को ऐड करने के लिए हम जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं कि पहले तो दोनों में साइन होना चाहिए। A1 और A2 क्या होगा, A1 वो वाला होगा जिसका फेज छोटा होगा, A2 वो होगा जिसका फेज बड़ा होगा। तो इसको आप सोचिए कि इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसको थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलो ओके, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा इसको हम लोग, अच्छा A1 और A2 को वेक्टर की तरह जोड़ते हैं, अगर याद होगा दो एसएचएम को ऐड करना, A1 और A2 को वेक्टर की तरह जोड़ दो। ये सब सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या हम ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग वाई नेट की बात करें तो ध्यान से देखो, वाई नेट क्या है, A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स वन प्लस फाइव। अगर तुम ध्यान से देखो इस वेव का फेज कांस्टेंट ये है, प्लस ऑफ ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स टू प्लस फाइव। सॉरी वेव का नहीं, इस एस एच एम का फेज कांस्टेंट ये है। अगर तुम ध्यान से देखो ये इसका है फाइव फेज कांस्टेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं फेज कांस्टेंट। ये क्या है भाई, ये आपका है फेज कांस्टेंट। ये भी दूसरे वाले वेव के कारण जो नया फेज कांस्टेंट बना उसी पार्टिकल का, ये दूसरा फेज कांस्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, ये फेज कांस्टेंट है भाई, वेव फेज कांस्टेंट है। तो अगर आपको याद होगा तो इसमें हम लोग क्या मान देते हैं, जिसका फेज छोटा होगा उसको हम लोग A1 मान लेते हैं, इसका फेज छोटा है तो ये आपका A1 हो गया, A1 इस तरफ ले लिया। अच्छा A2 वेक्टर कुछ इधर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा डेल्टा फाइव वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का फेज का डिफरेंस, ये पूरा का पूरा फेज है और ये भी पूरा का पूरा फेज है, इन दोनों का फेज का डिफरेंस दैट इज फाइव टू माइनस फाइव वन। अगर तुम ध्यान से देखो फाइव टू माइनस फाइव वन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो ओमेगा टी कट जाएगा। मतलब इस तरह एक बात समझिएगा, उस तरह के वेव को हम लोग बोलते, मतलब कि वो वेव जिसके फेज को, मतलब कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस को समझाना है तो इस तरीके से समझो कि ऐसी वेव जिसके फेज को माइनस करने पर ओमेगा टी कट कैंसिल आउट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो ये हो जाएगा के ऑफ क्या बोल, आवाज आ रही है क्या? इसको क्या लिखोगे, के ऑफ x2 माइनस x1
x2 माइनस x1। अच्छा इसको φ1 लिख दो, इसको φ2 लिख दो, नहीं तो φ1 φ2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, प्लस ऑफ φ2 माइनस φ1। तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो डेल्टा फाई का मतलब क्या है, डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो k इंटू डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा 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 सॉरी इसको लिख सकते हो φ2 माइनस φ1 ही रहने दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। φ2 माइनस φ1, ध्यान से देखिए ये आपके पास आ जाएगा φ2 माइनस φ1। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज पता चली कि दो अगर मान लीजिए दो वेव आई एक पॉइंट पे अगर मिल रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो वेव का किसी पॉइंट पे आके मिलना है, इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। समझ रहे हो? तो इंटरफेरेंस अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से देखो तो उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो इतना आएगा। अच्छा ये फेज डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? ये फेज डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू डिस्टेंस। किसके कारण आ रहा है? डिस्टेंस। मतलब देखो ना, ये डिस्टेंस के कारण ही आ रहा है ना। ये वाली सोर्स से ये वाला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे और ये वाला जो मीडियम पार्टिकल ये सोर्स से x2 डिस्टेंस पे। तो ये x1 और x2, ये जो आपका x1 और x2 असल में क्या है? ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स। तो एक तरीके से ये जो x आया, ध्यान से सुनिएगा, ये है फेज डिफरेंस आया ड्यू टू डिस्टेंस। और ये क्या है? φ2 माइनस φ1, ये इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस, ये क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस। अच्छा इनिशियल फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? अगर तुम लॉजिकली सोचो तो यहाँ पे अगर ये आपका सोर्स है तो x इज टू 0 पे कुछ आपका फेज, अगर मैं x इज टू 0 पे मतलब सोर्स है जहाँ पे वो x इज टू 0 होगा, तो यहाँ पे इस सोर्स पार्टिकल का SHM का इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस φ1, और इसी तरीके से इसका हो जाएगा a2 sin ओमेगा t प्लस φ2। इन दोनों का इनिशियली, इन दोनों सोर्स का इनिशियली ही फेज का डिफरेंस φ2 माइनस φ1 था। तो ये आपका होता है इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब आपके शुरुआत में ही फेज का डिफरेंस इतना था और डिस्टेंस के कारण वो फेज का डिफरेंस आपका इतना आ चुका है। तो ये आपका होता है डेल्टा फाई। इसको हम लोग और भी मॉडिफाइड रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मॉडिफाइड रूप में? अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा फाई को हम लोग लिख सकते हैं, इधर देखना ध्यान से, तो डेल्टा फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग देखो डेल्टा फाई को लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स प्लस ऑफ φ2 माइनस φ1। ये था इनिशियल फेज डिफरेंस और ये था ये। अच्छा एक रिलेशन आपका एक बार और आया था, याद कीजिए, आपने सेम वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस निकाला था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल साइड, वो भी सेम आया था। लेकिन एक बात समझिएगा, ये दो वेव के कारण फेज डिफरेंस आया, वो सेम वेव के दो पार्टिकल्स के बीच में फेज का डिफरेंस था। और x1 और x2 क्या था? दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे x2 है कि सोर्स पार्टिकल से आपका जो वो पार्टिकल है वो कितना दूर है, और x1 क्या है? दूसरे वाले वेव के सोर्स पार्टिकल से वो पार्टिकल कितना दूर है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप समझ सकते हो। जनरली हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं 99% केस में। ये आपका इनिशियल फेज डिफरेंस को हम लोग 0 लेते हैं। तो इसलिए आप देखते हो कि डेल्टा फाई की वैल्यू आप वेव ऑप्टिक्स में जो लेते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ले लेते हैं। ये आपका वेव ऑप्टिक्स में भी आपको काम आता है। पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स तो इसी पे बेस्ड है बेटा। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो पूरी पूरी वेव ऑप्टिक्स इसी पे बेस्ड है। समझ में आया? जनरली हम लोग मानते हैं कि जनरली इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0। नॉर्मली 90 to 95% केस में इनिशियल फेज डिफरेंस को हम लोग 0 मानते हैं। इसलिए आपका ये डायरेक्टली आ जाता है डेल्टा फाई, मतलब कि फेज का डिफरेंस ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया? अच्छा ये सब तो हमने डेल्टा फाई के बारे में देखा। तो ए नेट कितना लिख सकते हो? अगर आपको वेव का इक्वेशन लिखना है, अगर आपको याद होगा हमने a1 और a2 को वेक्टर की तरह माना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इन दोनों के फेज के डिफरेंस के बराबर होगा। तो बताइए ए नेट कितना लिखिएगा? ए नेट मुझे लगता है लिखिएगा अंडर रूट ऑफ
A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। यही तो आप लिखिएगा ना। अगर ध्यान से देखो, अगर दो वेव को, दो SHM को जोड़ना है तो उसमें हम लोग ए नेट निकालते थे। ए नेट क्या आता था, इन दोनों को वेक्टर की तरह जोड़ दो, इन दोनों के बीच का एंगल को दोनों का फेज डिफरेंस की तरह या लिख दो। तो समझिएगा ए नेट को हम लोग इतना ही लिखेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, ए नेट का मतलब क्या है, दो वेव जुड़ी, दो वेव जुड़ी, उस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वेव जुड़ी, वहां पे कुछ मीडियम का पार्टिकल होगा, उसने कुछ उसका नेट एम्पलीट्यूड बना दिया, कुछ एम्पलीट्यूड बना दिया। अरे सिंपल सी बात है, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2, तो उसका कुछ नेट एम्पलीट्यूड कुछ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उस वेव, दोनों वेव के कारण उसका नेट एम्पलीट्यूड कुछ ए हो जाएगा। उसी की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताना, ए नेट की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोगों ने कैसे निकाला, वो आपको आया था। ध्यान से देखिए, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। अगर आपको याद होगा, इसी तरीके से हम लोगों ने माना था। ये अगर आपको याद होगा तो डेल्टा फाई की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, चलिए अगर आपको याद होगा तो मैं एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर साउंड आ रही है, समझिएगा, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई एक बगल में भी आदमी चिल्ला रहा है, तो दो मेरी आवाज गई, दूसरे की भी आवाज गई, आपके कानों तक पहुंची। हो सकता है कि हम दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाए तो ये फिनोमिना हो जाए। तो होगा क्या कि दोनों की आवाज आपके पास कानों तक पहुंचेगी तो आपको क्या होगा कि आपको लाउड सुनाई देगा। हो सकता है कि आपको आवाज थोड़ा सा बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे। तो ये सब सारी चीजें होती है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, देखिए कि दो चीजें आती है। अब दो चीजें यहाँ पे होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रस्सी के हिसाब से सोचो, ध्यान से सोचना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रस्सी के हिसाब से सोचो। इधर से वेव आई, इधर से एक वेव आई, ये दोनों आई, बीच में आके यहाँ पे मिली, समझना, यहाँ पे आई, ये भी आई ऊपर से। तो सिंपल सी बात है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो जब ये दोनों कंप्लीट सुपर इम्पोज करेगी तो मुझे लगता है इसका नेट एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। लॉजिकली सोचना क्यों 2a होगा, अगर तुम इसका लॉजिकली सोचोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि भैया इसका नेट एम्पलीट्यूड जो होगा ना वो 2a ही आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, नेट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो 2a आएगा, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, जब ये दोनों कंप्लीट सुपर इम्पोज करेंगे तो इस पॉइंट का इस वाले वेव के कारण, जब ये कंप्लीट सुपर इम्पोज करेंगे, कंप्लीट सुपर इम्पोज का मतलब जब दोनों वेव एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ जाएंगे, तो देखो ध्यान से देखो, इसके इस पॉइंट का अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ब्लू वाला, ये तो आपका हो गया येलो वाला वेव। तो देखो ये येलो वाला वेव, और ये इसको मैं बना देता हूँ, चलो ग्रीन वाला, इसको मैं ग्रीन वाला वेव बनाता हूँ। तो ये उसकी इसी के ऊपर जस्ट ऊपर ग्रीन वाला वेव आ गया। तो देखो, अगर येलो वाले के हिसाब से इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ए है, और इस वाले का, येलो वाले के हिसाब से भी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए हो गया। तो इसका मतलब ये वाला येलो वाला वेव इस यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए कराना चाहता है ऊपर की ओर, और ग्रीन वाला वेव इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर ए कराना चाहता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 2a हो जाएगा। इसने ए किया, इसने भी ए किया, तो दोनों जुड़ जाएगा। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे को एडअप हो जा रहा है, मतलब नेट, ए नेट जो हो जाएगा, ए नेट जो होगा ये हो जाएगा A1 प्लस A2। ध्यान से देखो, अगर हम इसको A1 बोलते हैं और इसको A2 बोलते हैं तो ये हो जाता है A1 प्लस A2। इस तरह के को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यही अगर जस्ट उल्टा कर देते हैं, अब मान लो जब ये वेव दोनों में आके मिले, मान लो यहां पे आके मिली, ये इधर आ रही थी, ये इस तरफ आ रही थी, दोनों आके मिली। उल्टा कर दिया यार, येलो वाला ये है, येलो वाला ये है, और ग्रीन वाला ऊपर था, ग्रीन वाला ऊपर था ना,
अब तुम ध्यान से देखो, इस मिड पॉइंट पर ध्यान से देखना तो तुमको समझ में आए। ये वाला पॉइंट अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट येलो वाले के हिसाब से इसका येलो वाले के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस है, और येलो और ग्रीन वाले के हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब बाद में रस्सी का जो शेप होगा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली वेव और ये वाली वेव के कारण इसका नेट डिस्प्लेसमेंट रस्सी यहाँ पे सीधी हो जाएगी, और इसका ए नेट कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट की वैल्यू हो जाएगी 0। कब, अगर ये आपका ए है और ये भी ए है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0। इसी तरीके से हर एक पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए रस्सी के केस में आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन साउंड और लाइट के केस में हमें क्या दिखता है? साउंड के केस में हमें आवाज सुनाई देती है, रस्सी के केस में तो हमको इस तरीके से शेप दिख जाएगा, रस्सी का शेप दिख जाएगा। लेकिन साउंड और उसके केस में अगर तुम बात करो, इसके केस में साउंड और आपका लाइट के केस में आपको कोई चीज दिखाई देगी, और साउंड के केस में आपको कोई चीज सुनाई देगी। तो साउंड के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से सोचो, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो है एड अप हो जाती है। अगर आपको यहाँ से एक बात समझ में आया होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है, अगर आप अगर यहाँ इस वाले से सोचा होगा, एम्पलीट्यूड एड अप हो जाती है, A1 प्लस A2 हो जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो, इंटेंसिटी एड अप हो जाती है, मतलब सॉरी बराबर इंटेंसिटी बोल दे रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा भी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है एम्पलीट्यूड दोनों का एड अप हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड का माइनस हो जाता है, A1 माइनस A2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर वेव पहला वाला वेव आ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, तो एम्पलीट्यूड A1 है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ उसकी इंटेंसिटी होगी। इसी तरीके से दूसरा वाला वेव अगर A2 आ रहा है, तो लॉजिकली उसका कुछ इंटेंसिटी I2 होगी। तो इसका मतलब है अगर इंटेंसिटी एड अप हो जा रही है, एम्पलीट्यूड एड अप हो जा रही है, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी भी एड अप हो जा रही होगी किसी और रिलेशन के साथ। अगर आप ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड का माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी का भी माइनस के फॉर्म में हो रहा होगा, यानी इंटेंसिटी घट जा रही होगी। इस केस में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जो होगा उस पॉइंट पे वो बढ़ जाएगी, और इस केस में इंटेंसिटी जो होगा वो घट जाएगी। तुम लॉजिकली सोचना ना, अभी आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है दोनों की एम्पलीट्यूड एक तरीके से जुड़ जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड जुड़ेगी तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी होता है एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी घट जाती है उस पॉइंट पे। तो यही चीज आपको वेव ऑप्टिक्स में दिखता है लाइट के फॉर्म में। किसी पॉइंट का जो इंटेंसिटी वो डार्क हो जाता है, मतलब कि कहीं किसी पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत कम, किसी पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आपको वेव ऑप्टिक्स में दिखता है। साउंड के केस में क्या दिखता है, किसी पॉइंट पे आपको आवाज सुनाई ही नहीं देगी, और किसी पॉइंट पे आवाज आपको बहुत ज्यादा तेज सुनाई देगी। दैट इज व्हाट साउंड के केस में आपको दिखता है। रस्सी के केस में वही दिखता है, किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ए था, तो दूसरा वाला भी वेव उसके साथ सुपर इम्पोज किया, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2a हो गया। तो ये तीन चीज मैंने आपको बता दिया, 3 चैप्टर के हिसाब से बता दिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से कहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि तीनों चैप्टर्स में बातें अलग अलग आएंगी। ठीक है, चलिए। अगर दोनों वेव एक ही मीडिया पे चल रही होगी, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? क्या लॉजिकली सोच के बताना, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, A1 मतलब पहली वाली वेव की एम्पलीट्यूड, ये डायरेक्ट इसका ये जो होगा, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो A1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1।
ये याद होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ये याद होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड I2 है, तो ध्यान से देखिए इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या कि आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा दीजिए तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये लिख सकते हो के इंटू आई नेट का स्क्वायर, आई नेट शुड बी इक्वल्स टू ए नेट के जगह आप क्या लिख, ए नेट का स्क्वायर की जगह के इंटू आई नेट, प्रोपोर्शनल हटाए एक कांस्टेंट आ गया। इसी तरीके से लिख सकते हो के इंटू I1 प्लस ऑफ के इंटू I2 प्लस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू इसका अंडर रूट किया आया होगा, इसका भी अंडर रूट किया आया होगा, तो ये हो गया के इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ध्यान से देखिए ये आपका रिलेशन आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, जो कि आपका फेज कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जो कि आप यहां से निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से निकाल सकते हो। सर जी थोड़ा क्वेश्चंस करा दो, बहुत थ्योरी। बेटा देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, थ्योरी करवाना तो आपको थ्योरी ही पहले करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये आप आई नेट बोल सकते हो, ठीक है, ये आपका हो गया। ये आप वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हो, मुझे इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी वेव ऑप्टिक्स में आप करते रहना। यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेना वेव ऑप्टिक्स में। वैसे आपको सेम फॉर्मूला आपको साउंड वेव में भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ से आई नेट की वैल्यू देखो तो आई नेट अगर मैक्सिमम होगा, मैंने वही बोला, आई नेट अगर मैक्सिमम होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आई नेट अगर मिनिमम होगा, आई नेट मिनिमम होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। आई नेट मैक्सिमम और आई नेट मिनिमम का मतलब होता है ज्यादा इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या, A1 और A2 बढ़ गया होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आई नेट मैक्सिमम का मतलब क्या, मिनिमम का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब A1 और A2 घट गई होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आई नेट मैक्सिमम है, अगर तुम ध्यान से देखो ना आई नेट की वैल्यू क्या आई, अगर तुम ध्यान से देखो तो आई नेट की वैल्यू आई I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई पे डिपेंड करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो आई नेट को मैक्सिमाइज करना है तो मतलब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखो आई नेट को मैक्सिमम करना है तो आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मुझे लगता है जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाए। अरे लॉजिकली सोच के बताओ मुझे कि इसको मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब है कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब कि डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0, 2 पाई, 3, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह की चीज है। तो मतलब आई नेट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नेट मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी, जब आपकी कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम यानी डेट इज 1 हो जाए और कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आपके आनी चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह की चीजें हो जाए। तो डेल्टा फाई कितना है, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस सॉरी इसको x2 माइनस x2 को हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा f इज इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अगर आपको याद होगा इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से ध्यान से देखो तो आपको एक बात दिखेगी कि यहां से डेल्टा x की जो वैल्यू होगी वो दिखेगी 0 लैम्डा
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। मतलब जब डेल्टा एक्स की वैल्यू एल लैम्डा हो जाए तो आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही चीज आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो बेटा, कि जब आपका डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस अगर याद है डेल्टा एक्स क्या होता था, जब आपका ये होगा एल लैम्डा के बराबर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी बात कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक बात बताइएगा। ये पूरा का पूरा मैंने वेव ऑप्टिक्स की चीजें बता दी, याद होनी चाहिए आपको। ये वेव ऑप्टिक्स में भी एज इट इज कराया जाता है। तुम बोलोगे तो मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अब आप लोग थ्योरी पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हो। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्वेश्चन करा दो, थ्योरी मत कराओ, बस फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहीं से खत्म करते हैं, थ्योरी वोरी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं वैसे भी, ठीक है। चलिए अब तुम लोग अपना वेव अब अपना देखते रहना, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में इसी तरीके से क्या करना, डिस्ट्रक्टिव में बोल सकते हो कि आई नेट की जो वैल्यू होनी चाहिए, आई नेट की जो वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम होगा तो लॉजिकली तुम बोल सकते हो कि कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू नेगेटिव -1 होनी चाहिए, तो उसके बराबर देख लो। अब उसके आगे कर लेना भाई, मैं इसके आगे थ्योरी वोरी बताऊंगा नहीं, ठीक है। बस यहीं से खत्म होता है, ठीक है। चलिए बाकी जो भी है वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों को कराया जाएगा। इसके आगे तो मैं वेव ऑप्टिक्स की चीजें बताऊंगा नहीं, लॉजिकली छोड़, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स बता दूंगा, जिससे कि आपको यहाँ पे चीजें आपको आसान लगेंगी। लेकिन रहने दो, वेव ऑप्टिक्स की चीजें वेव ऑप्टिक्स में करना रहने दो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ठीक है। चलिए रन दीजिए, चलो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। अब देखो इसके लिए बोलते हैं, अब रोप में देख लेते हैं हम लोग, रोप में देख लेते हैं, रस्सी के में देख लेते हैं। मतलब इसके आगे बहुत कुछ है लेकिन छोड़ो सब चीजों को, रस्सी में देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि रस्सी में किस तरीके से सुपर इम्पोजिशन होता है। जैसे केस 1 की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है, फिर से मैं बताता हूँ, रस्सी के हिसाब से करा देता हूँ, रस्सी के हिसाब से करा देता हूँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किस तरीके से फॉलो होगा। जैसे मान लो ये 2 वेव है, इधर से एक वेव आ रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड ए दे रखी है, और सिंपल सी बात है इसका भी एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, और ये भी v वेलोसिटी से आ रहा है, ये भी v वेलोसिटी से आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जब ये कंप्लीट सुपर इम्पोजिशन करेगा तो आपको बताना है कि अच्छा इस दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको 2x दे रखी है, 2x दे रखी है। तो आप बताइए कि t इक्वल्स टू एक्स वाई भी पे क्या होगा। t इक्वल्स टू एक्स बाई भी पे रस्सी का शेप कैसा दिखेगा, ये बताइए। t इक्वल्स टू एक्स बाई भी पे रस्सी का शेप किस तरीके से दिखेगा, ये आपका क्वेश्चन है। t इक्वल्स टू एक्स बाई भी पे रस्सी का शेप कैसा दिखेगा। बताओ t इक्वल्स टू एक्स बाई भी पे रस्सी का शेप कैसा दिखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए। मुझे लगता है इन दोनों का कंप्लीट सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा, कंप्लीट सुपर पोजिशन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे करके दिखेगा, और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 2a हो जाएगा। अगर इसकी इंटेंसिटी आई थी और इसकी इंटेंसिटी आई था तो इस वेव की इंटेंसिटी 4i हो जाएगी। ये कहाँ से आया, वेव ऑप्टिक्स से। सोचिएगा, इसके आगे थ्योरी तो कराया नहीं हो, तो ये आपका इंटेंसिटी 4i हो जाएगी। एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी जो इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड अगर 2i होगी, 2a हो गई, तो
इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलिए ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा टी ग्रेटर देन एक्स बाई भी पे क्या होगा? टी ग्रेटर देन एक्स बाई भी पे ये दोनों वेव अलग अलग हो जाएंगी। मतलब ये वाली वेव जो पहले इधर से आ रही थी ये इस तरफ निकल जाएंगी, और ये वाली वेव जो इधर से आ रही थी ये इस तरफ निकल जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये दोनों अलग अलग निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। मतलब आए, मिले, प्यार वार किए एक दूसरे से, उसके बाद अलग हो गए। ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ऐसे आए, वेव बड़ा सा मतलब कि एम्पलीट्यूड बड़ा हुआ, फिर दोनों एक दूसरे को निकल गए। मतलब समझ रहे हो ना? दोनों मिले, प्यार वार किए, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दोनों निकल गए। यही चीज हो रहा है वेव के साथ भी। समझ रहे हो? ये आया, दोनों मिले, एम्पलीट्यूड बढ़ा, कुछ देर तक रहेगा, फिर निकल गए अपने। यही चीज होता है वेव के साथ। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क क्या रहा? दूसरा होमवर्क ये रहा, कल हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और भी डिटेल में। तो ये वेव उसी तरीके से v वेलोसिटी से जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड a रहा, और इसी तरीके से ये आपका a रहा। चलिए इसको कर ही लेते हैं। मुझे लगता है t इक्वल्स टू, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 2x दे रखी है, तो ध्यान से देखिए t इक्वल्स टू एक्स बाई भी में ये दोनों वेव एक दूसरे से मिलेंगी जब, तो ध्यान से देखो ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट का ये ऊपर वाली वेव के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर इतना, उसी तरीके से नीचे वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर से इतना, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का 0। तो ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा जो है वेव ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा t इक्वल्स टू t टाइम पे, मतलब कि t इक्वल्स t ग्रेटर देन, अगर तुम यहाँ से लॉजिकली सोचो, t ग्रेटर देन x बाई v टाइम पे क्या होगा? मतलब ये ऐसे करके निकल जाएंगी और ये ऐसे करके निकल जाएंगी, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। मतलब वही ब्रेकअप हो गया, पहले मिला दोनों को, फिर झगड़ा हुआ, फिर दोनों फिर से निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे रूट फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। किस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ऐसे करके दे रखा है, ये आपके डीपीपी का भी क्वेश्चन है, मतलब ये आपको डीपीपी में भी दे रखा होगा, जो मैं आपको डीपीपी दूंगा ना उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है डीपी में भी। 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और ये मूव कर रहा है इस तरफ, और ये कितना दे रखा है? ये आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये भी मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड में क्या होगा? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या होगा? ये दोनों, मतलब t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड में शेप क्या होगा रस्सी का, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में शेप क्या होगा? तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहा, ये करके आइएगा। ठीक है, 2 सेकेंड और 1.5 सेकेंड में इस रस्सी का शेप क्या रहेगा, ये आप लोगों को करके आना है। ठीक है, ये आपको रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आगे करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, अब स्टैंडिंग वेव करवाना है। इस तरह के क्वेश्चंस और 3-4 देख लेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेनली तो सिंपल सी बात है कि ऑप्टिक्स की चीज़ें आ जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो ही गया, उसके बाद आपका बचा क्या है? स्टैंडिंग वेव बचा है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडिंग वेव के बाद तो फिर चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। तो स्टैंडिंग वेव करा दूंगा, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म ही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बस करना बाकी है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाइए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अभी मैं डीपीपी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।